बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नए नॉवेल की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है दास्तान कल्ब। ये मोहब्बत की दिल फरेब दास्तान है और मोस्ट रोमांटिक नॉवेल है जिनकी राइटर है एल्सा अशरफ। उम्मीद है आपको ये नॉवेल पसंद आएगा और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलें आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते और नॉवेल की तरफ चलते हैं। सुबह के 7 बजे का वक्त था। ये मंजर है डीएचए के एक पार्क का जहां लोग रोज मामूल के मुताबिक वॉक और जॉगिंग करने के गश्त से आते थे। इस वक्त भी सब अपने आप में मसरूफ थे। कोई वॉक कर रहा था, कोई दौड़ रहा था और कोई दूसरी किस्म की कसरत में मसरूफ था। रनिंग ट्रैक पे दो लड़के जो ब्लैक ट्रैक सूट में मलबूस थे बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। एक लड़का आगे था और दूसरा उससे थोड़ा पीछे। ऐसा मालूम होता था जैसे दोनों रेसिंग कर रहे हैं। बड़े मीर, रोज की तरह आप आज भी हार गए। जो लड़का जीत गया था रोज की तरह अपनी जीत पे खुश होते हुए दूसरे लड़के को चिढ़ा रहा था। वो तो मैं जानबूझ के हारा हूँ ताकि अपने छोटे भाई के चेहरे पे खुशी देख सकूं छोटे मीर, दूसरे लड़के ने बात बनाई थी। उफ बड़े मीर, आप रोज यही कहते हैं, थोड़ा कम खाया करें, मोटे हो रहे हैं। वो शरारत से बोलते हुए दोबारा भागना शुरू हो गया था। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, रुको जरा, दूसरा लड़का कहते हुए इसके पीछे भागा। दोनों ऐसे ही मस्तियां करते हुए अपने घर के रास्ते पर चल पड़े थे। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक बड़े से बंगले के सामने आके रुके थे जिसके बाहर बड़े अल्फाजों में जहांगीर मेंशन नामी तख्ती लगी थी। दोनों भाई एक साथ अपने घर में दाखिल हुए थे। गेट में मौजूद गार्ड्स ने दोनों को सलाम किया था जिसका जवाब देके दोनों अपने घर के वसी और अरीज लॉन की तरफ आए थे जहां जैक उनका इंतजार कर रहा था। इतवार का दिन था। घर के तमाम अफराद अपनी रूटीन के मुताबिक उठ चुके थे सिवाय घर की एक हस्ती के जो कि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन देर तक सोया करती थी और इसे अपना हक समझती थी। खिड़की पर पर्दे अभी तक गिरे हुए थे और पूरे कमरे में अंधेरा था। कुछ ही वक्त गुजरा था कि कोई दरवाजा खोल के कमरे में दाखिल हुआ था। बेटा अब उठ जाओ, दोपहर का 1 बज रहे हैं, कहते साथ ही जोहारिया बेगम ने खिड़की से पर्दे हटाए थे जिससे कमरे में खासी रोशनी हो गई थी लेकिन कंफर्टर में मौजूद वजूद में किसी किस्म की हलचल ना हुई थी। उठो लड़की, बहुत हो गया, दिन चढ़ गया है और तुम सोई पड़ी हो। एक आवाज में उठ जाओ, अब कोड़े बेच के सोती है ये लड़की, जुहारिया बेगम ने सख्ती से कहते हुए कंफर्टर हटाया था और उसमें मौजूद वजूद को हिलाया था। क्या हो गया मामा, प्लीज थोड़ी देर और सोने देना। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। उसके हसीन से ख्वाब में खलल आया था जो कि उसे नागवार गुजरा था और इसने एक बार फिर से कंफर्टर अपने ऊपर ले लिया था। बस बहुत सो लिया, उठो फौरन से और नमाज अदा करो, जोहर का वक्त हो चुका है, कहकर जुहारिया बेगम कमरे से बाहर चली गई थी। कंफर्टर में मौजूद शख्सियत को ये यकीन हो चला था कि मजीद सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए अब वो उठ के बैठ चुकी थी और अपनी आंखें मसल रही थी। लंबे बालों का जूड़ा बनाते हुए बेड से उठने वाली और कोई नहीं बल्कि अमसाल हमदान सिद्दीकी थी। जहांगीर मेंशन अपनी पूरी आबोताब से खड़ा था। इस महल नुमा घर को देख के इसमें रहने वालों की अमारत का अंदाजा खूब होता था। जहांगीर मेंशन में 6 अफराद रहते थे। मीर जहांगीर, जिन्हें सब मीर साहब भी कहते थे, उनकी जोजा मोहतरमा जन्नत जहांगीर, मीर जहांगीर और जन्नत बेगम के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी सनोबर जहांगीर, फिर मीर मेराज जहांगीर जिसे सब बड़े मीर भी कहते थे, फिर मीर इफ्तिहार जहांगीर जिसे सब छोटे मीर भी कहते थे और सबसे छोटी जोयला जहांगीर। सनोबर जहांगीर की शादी जहांगीर साहब के दोस्त के बेटे जहांदाद फारूकी से हुई थी और अब वो दोनों कनाडा में मुकीम थे जबकि बाकी तीनों बच्चे अभी कुंवारे थे। मीर मेराज और मीर इफ्तिहाज लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वतन वापस आ गए थे और अब अपने वालिद के साथ उनका बिजनेस संभाल रहे थे। मीर जहांगीर का ताल्लुक जागीरदार घराने से था और वो सिंध के बड़े वडेरे थे। अपने आबाई गांव के लातादार जमीनों के मालिक मीर साहब शुरू से ही शहर में रहे थे। पढ़ाई के गर्ज से शहर आए थे और शहर ही में बस गए थे। शादी के बाद मीर साहब जन्नत बेगम को लेकर जहांगीर मेंशन शिफ्ट हुए थे जबकि उनके बाकी घर वाले अपने खानदानी हवेली में मुकीम थे। मीर साहब की चारों औलादें शुरू से ही शहर में रहने की आदी थी। जहांगीर साहब छोटी सोच के मालिक न थे, चूंकि शहर में रहे हुए थे इसलिए उनकी सोच आम वडेरों से मुख्तलिफ थी। उनके बच्चे भी खुली सोच के मालिक थे। जहांगीर साहब ने अपने बेटों को कभी गलत काम करना नहीं सिखाया था और न ही उन्हें इस बात की शय दी थी। हमदान सिद्दीकी बैंकर थे।
पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उनकी शादी अपने चचा की बेटी ज़ुहारिया सिद्दीकी से हुई थी। दोनों एक साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे और एक दूसरे के लिए बेहतरीन हमसफर साबित हुए थे। हमदान साहब और ज़ोहारिया बेगम के 2 ही बच्चे थे। बड़ी बेटी अमसाल हमदान सिद्दीकी जो कि अपने एमबीए के आखिरी साल में थी और उससे छोटा बेटा अमान सिद्दीकी जो भी एफएससी में था। हमदान साहब का ताल्लुक मिडिल क्लास से था और वो उनकी छोटी फैमिली अपने घर और अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। हमदान साहब अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे और उनकी एक छोटी बहन थी। वालिदैन को वफात पाए काफी अरसा गुजर चुका था। अमसाल हमदान साहब की बहुत लाडली थी और वो उसकी कोई भी बात न टालते थे। अमसाल बहुत ही शौक चंचल मगर सादा तबीयत की मालिक थी। सबका ख्याल रखना और सबसे खुश अखलाकी से पेश आना उसकी तबीयत का खासा था। गंदुमी रंगत उस पे उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, लंबे बाल जो कि कमर से नीचे तक आते थे और उसकी मुस्कान उसे मजीद पुरकशिश बनाती थी। मीर इफ्तिहार जहांगीर चौके छोटा बेटा था इसलिए घर भर का लाडला था। जिद और गुस्सा ये दोनों चीजें उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इफ्तिहार वैसे तो जहांगीर साहब की ही परछाई था, मुकम्मल मर्दाना वजाहत का शाहकार, दूध के जैसे सफेद रंगत, 6 फुट से निकलता कद और बेहतरीन बेल्ट का मालिक, गोल्डन ब्राउन बाल और सबसे खूबसूरत उसकी सुनहरी आंखें जिनमें अक्सर लोग खो जाया करते थे। जब वो बोलता था तो उसकी सुनहरी आंखें कलाम करती थी और सामने वाला एक बार तो जरूर खोने लगता था। जब वो मुस्कुराता था तो सामने वाले की दुनिया थम सी जाती थी। वो अपनी शख्सियत से दूसरों को मुतासिर करने का हुनर जानता था। अगर ये कहा जाए कि दुनिया के हर शोबे में चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ और, वो माहिर था तो गलत ना होगा। फर्ज के इब्तिहाज एक इलीजियल बैचलर था। जिस क्लास से इब्तिहाज का ताल्लुक था वहां की अक्सर लड़कियां उस पे फिदा थीं और उसके पीछे मंडलाती थीं, लेकिन मीर इब्तिहाज किसी को खातिर में न लाता था। ऐसा ना था कि मीर इब्तिहाज जहांगीर मगरूर था, लेकिन वो तमाम लोगों को उनकी हदूद में रखना जानता था। मीर मेराज उसका बड़ा भाई था। दोनों भाइयों की मोहब्बत मिसाली थी। दोनों भाई एक दूसरे के राजदार थे और हर काम अच्छा हो या बुरा साथ ही करते थे। दोनों की पसंद नापसंद में भी काफी मुमासलत थी। जहांगीर एंटरप्राइजेज का मुल्क भर में काफी नाम था और ये कंपनी पाकिस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी थी जिसको इस मुकाम तक पहुंचाने में मीर जहांगीर ने सर तोड़ मेहनत की थी। अब उनके बेटे भी उनके साथ मिलकर इस कंपनी को मजीद सर बुलंदियों तक पहुंचा रहे थे। इब्तिहाज अपने ऑफिस में किसी फाइल में सर दिए बैठा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। इब्तिहाज ने मसरूफ से अंदाज में बाहर मौजूद नफ्स को अंदर आने की इजाजत दी थी। इजाजत मिलते ही एक लड़की अंदर दाखिल हुई थी जो कि काफी मॉडर्न ड्रेसिंग किए हुए थी। इत्तेहाज उसकी हील की टिक टिक से ही समझ गया कि वो कौन हो सकती है, इसलिए अपना सर उठाना जरूरी न समझा। कैसे हो इत्तेहाज? उस लड़की को अपना नजरअंदाज होना पसंद नहीं आया, इसलिए बात शुरू की। ये पूछने के लिए आई हो? इत्तेहाज का लहजा काफी सर्द और लियादियत था, जिससे साफ अंदाजा हो रहा था कि उसे इस लड़की का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ओह कम ऑन, तुम क्यों इतने सड़े हुए रहते हो हर वक्त? आखिर को हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। उसको ये सर्द रवैया बहुत बुरा लगा था। पहली बात ये मिस नतालिया कि मुझे इतने दोस्ताना अंदाज में मुखातिब ना करो। हम हरगिज भी दोस्त नहीं हैं और दूसरी बात हम सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये पार्टनरशिप खत्म कर सकता हूँ। इब्तिहाज हल्के मगर सख्त लहजे में गोया हुआ था, जबकि नतालिया की बोलती बंद हो गई थी। इब्तिहाज को नतालिया बिल्कुल भी पसंद न थी क्योंकि वो भी उन्हीं लड़कियों में से थी जो इब्तिहाज के पीछे भागती थी। इब्तिहाज, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मेरे साथ इतने बुरे पेश आते हो। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। नतालिया दिल बर्दाश्ता होकर बोली थी, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मुझे पसंद करो। नतालिया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। मुझे नफरत है उन लड़कियों से जो अपना वकार भूल के लड़कों के पीछे भागती हैं। अब तुम जा सकती हो। इत्तेहाज काफी दृढ़ लहजे में बोल के वापस अपने काम में मसरूफ हो गया था। नतालिया अब मजीद वहां नहीं रुक सकती थी, इसलिए अपने आंसू साफ करते हुए इत्तेहाज के ऑफिस से निकली थी। मेराज जो के किसी काम से इत्तेहाज ही के ऑफिस आ रहा था, नतालिया को रोते हुए अपने भाई के ऑफिस से निकलते देखकर समझ गया था कि कुछ हुआ है और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा चुका था। देखो मुस्कान, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो रेहान के साथ, अमसाल समझाने वाले अंदाज में बोली थी। अब तुम मुझे सिखाओगी? तुम होती कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाली? मैं जो मर्जी करूं। मुस्कान काफी बदतमीजी से गोया हुई थी।
माइंड योर टोन मुस्कान, मैं तुमसे आराम से बात कर रही हूँ तो बेहतर होगा तुम भी अपनी आवाज नीचे रखो। अमसाल कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी किसी की बदतमीजियां। तुम अपने काम से काम रखो अमसाल, मुस्कान आंखें चढ़ाते हुए बोली थी। मैं अपने काम से ही काम रखती हूँ, मुझे शौक नहीं है दूसरे के मामलात में टांग अड़ाने का। अभी मैं सिर्फ इसलिए तुमसे मुखातिब हूँ क्योंकि जिसके साथ तुम ये मोहब्बत का नाटक कर रही हो वो मेरे लिए भाई की तरह है। अमसाल सख्ती से बोली थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुस्कान गड़बड़ा के बोली थी। ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं बकवास नहीं बल्कि सच कह रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम बाज आ जाओ। अमसाल उसे तंबीह करके चली गई थी। हाँ, समझती क्या है ये खुद को, देख लूंगी मैं तुम्हें। मुस्कान के लहजे में नफरत थी। अमसाल हमदान अपनी क्लास की टॉपर स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से उसकी दोस्ती अपने जैसे ही स्टूडेंट से थी। ये 6 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें 3 लड़के और 3 ही लड़कियां शामिल थीं। लड़कों में अरहान दुरानी, रेहान खान और उर्मिल यजदानी, जबकि लड़कियों में अमसाल हमदान, माहा मलिक और अलमीर शेख शामिल थी। प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के लिए इनके ग्रुप में मजीद एक लड़की मुस्कान हयात और लड़का वासिफ हयात शामिल किए गए थे। मुस्कान और वासिफ दोनों जुड़वा थे। ग्रुप के तमाम लोगों की इनसे अच्छी बातचीत थी, लेकिन वैसी दोस्ती न थी जैसे इन 6 लोगों के दरमियान थी। अरहान दुरानी खूबसूरत होने के साथ साथ एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, इसलिए यूनिवर्सिटी के काफी लड़कियों का मंजूर नजर था। रेहान और रश्मील भी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। माहा का ताल्लुक भी जमींदार घराने से था, जबकि अमसाल और अमीर का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था। मुस्कान और वासिफ की मिसाल अमीर बाप की बिगड़ी औलाद वाली थी। एक ये वजह भी थी कि वो इन 6 इनके साथ घुल मिल ना पाए थे। अमसाल की अपने तमाम दोस्तों से बहुत ज्यादा बनती थी, उसको सभी बहुत ज्यादा अजीज थे और वो भी सबको अजीज थी, लेकिन इरहान के लिए वो हमेशा से दोस्त से बढ़कर कुछ खास थी। ये बात फिलहाल इरहान ने किसी को नहीं बताई थी। मेराज जहांगीर इब्तिहाज के ऑफिस में दाखिल हुआ था। इब्तिहाज की शक्ल देख के ये वाज़ेह हो रहा था कि इस वक्त वो किस कदर गुस्से में है। क्या हुआ है छोटे मीर? मेराज ने बैठते हुए पूछा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इब्तिहाज ने गुस्से पीते हुए जवाब दिया। अब तुम मुझसे बातें छुपाया करोगे? मीर मेराज ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा। बड़े मीर, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं इस नतालिया नामी बला से परेशान हूँ। इब्तिहाज ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है? वो रोती हुई बाहर निकली है। मेराज की कुशादा पेशानी पे बल पड़े हुए थे। पीछे पड़ गई है वो मेरे। पहली मुलाकात में ही समझ गया था, जब वो मीटिंग में पूरा वक्त मुझे शौक नजरों से देख रही थी। मैं उसको लिफ्ट नहीं करवाता, लेकिन वो फिर भी बहस नहीं आती। आप जानते हैं, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं, और हाँ, उसके टसवे बहाने का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। इब्तिहाज का लहजा ही बता रहा था कि उसका दिमाग इस वक्त घुमा हुआ है। छोटे मीर, आखिर कब तक तुम यूं ही लड़कियों का दिल तोड़ते रहोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है, तो सोचो, किसी के बारे में इतनी लड़कियां लाइन में लगी हैं। मुझे जेलसी हो रही है। मेराज का लहजा समझाने वाला था, लेकिन आखिर में शरारती हो गया था। हा हा हा, आप और मुझसे जेलिस, ये मैं मान नहीं सकता। और वैसे भी मैं शादी से मना तो नहीं कर रहा, मुझे तो खुद बहुत शौक है शादी करने का, लेकिन अपनी पसंद से। इत्तेहाज अब अपने जोन में आ गया था, जैसे वो मेराज के साथ होता था। तो बताओ फिर, कैसी लड़की पसंद है तुम्हें, जिसके इंतजार में अब तक कुंवारे बैठे हो? मेराज ने आज तो इत्तेहाज की पसंद जानने की ठानी हुई थी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी बस 25 साल का तो हूँ। आप शायद खुद भी कुंवारे ही हैं, जबकि मुझसे बड़े हैं। आप अपनी फिक्र करें फिलहाल। इत्तेहाज अब मेराज को चिढ़ा रहा था। मेरी शादी तो होने ही वाली है छोटे मीर साहब, जब आपकी ख्वाबों की शहजादी तो मिल ही नहीं रही। बात मत घुमाओ और बताओ मुझे। मेराज ने भी हिसाब बराबर किया था। कहीं अपनी भाभी ढूंढने का प्लान तो नहीं बना लिया आपने? इत्तेहाज हंसने के दरमियान बोला था, जबकि मेराज ने उसे घूरा था। वो ऐसी हो कि जब मेरी नजर उस पे पड़े तो पलटना भूल जाए। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जब मुस्कुराए तो मैं उसकी मुस्कुराहट में खो जाऊं। अपनी और अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती हो, कोई गलत नजर से देखे तो उसकी आंखें नोच ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बाकी लड़कियों की तरह मेरे पीछे ना भागे, बल्कि मुझे अपने पीछे भगाए। इत्तेहाज तस्वर करते हुए इतनी मोहब्बत भरे लहजे में बोल रहा था जैसे वो लड़की उसके सामने हो। वाह, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है तुम्हारा तो। ये भी बता दो कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? मिराज खड़े होते हुए बोला था। कहाँ मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता भाई, हाँ लेकिन इतना यकीन जरूर है कि मिल जाएगी।
इब्तिहाज भी खड़ा हुआ था और अब दोनों भाई मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। इरहान, अलमीर और माहा तीनों यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे हुए थे और बातें चल रही थी। जब अचानक ही इरहान फिक्रिया लहजे में गोया हुआ, आज अमसाल नहीं आई अब तक। इरहान के कहने पर अलमीर और माहा दोनों ने ही अपनी कलाई पे बांधी घड़ी में टाइम देखा था। हाँ, आज लेट हो गई है वो, वरना तो रोज आ जाती है इस वक्त तक। अलमीर ने भी बात में हिस्सा लिया था। मैं कॉल करता हूँ अमसाल को, कहते साथ ही इरहान कॉल मिला चुका था, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल ना उठाई गई थी। इरहान के चेहरे पर वाज़ेह था कि उसको फिक्र हो रही है और ये चीज अलमीर ने बखूबी नोट की थी। कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर तकलीफ महसूस हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम लोगों। उन तीनों को अपने पीछे से चमकती हुई आवाज सुनाई दी थी, जो कि यकीनन अमसाल की थी। कहाँ थी तुम अमसाल? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? अरहान शुरू हो चुका था। ना सलाम ना दुआ और शुरू हो गए तुम। रास्ते में थी इसलिए नहीं उठाई कॉल, अमसाल ने जवाब दिया और साथ ही घास पर बैठ गई। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर दिया करूंगा। तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही पड़ता है, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरी बात। इरहान नाराज होते हुए बोल रहा था, जबकि अलमीर को इरहान का अमसाल के लिए इतनी फिक्र करना तकलीफ दे रहा था। तुम मेरे ड्राइवर हो जो तुम्हारे साथ आऊं जाऊं मैं। अमसाल ने ये बात मजाक में उड़ाई थी, क्योंकि वो कभी भी ना जाती ऐसे इरहान के साथ। जब मैं खुशी खुशी बनना चाह रहा हूँ तुम्हारा ड्राइवर, तो तुम्हें क्या मसला है? इरहान की बुरी आंखों में गुस्से की झलक थी। बस करो यार, आ गई हूं ना मैं। चलो अब कुछ खाने चलते हैं। अमसाल ने बात ही खत्म कर दी थी। चलो भूखी औरत, ये महा बोली थी। और अब उन चारों का अगला स्टॉप कैंटीन था। मजाल है जो मेरी कोई भी बात मान ले ये लड़की, इरहान बड़बड़ाया था, जबकि उसकी बड़बड़ाहट अलमीर बखूबी सुन चुकी थी। वो अरहान के साथ ही चल रही थी। अलमीर के दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि काश अरहान उसके लिए ऐसी फिक्र करता। ऐसा ना था कि अलमीर को अमसाल पसंद नहीं थी या वो उससे किसी किस्म की खार रखती थी, बल्कि वो दोनों तो बहुत पक्की दोस्तें थी। अलमीर के दिल में न जाने कब अरहान के हवाले से खास जज्बात पैदा हुए, ये उसे खुद भी ना पता चला। दोस्ती में वो कब उसके दिल की सल्तनत पर बराजमान हो गया, उसे खबर ही ना हुई। वो लोग थर्ड ईयर में थे जब अलमीर को महसूस होने लगा कि अरहान अमसाल को सबसे अलग अहमियत देता है, और ये बात अलमीर को तकलीफ देती थी। आखिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी अपनी मोहब्बत को किसी और की फिक्र करते। अलमीर फितरी तौर पर खामोश तबा थी, जिसकी वजह से वो कभी अरहान को अपने जज्बात ना बता पाई। कुछ हिस्सा इसमें उन दोनों के बीच हाई स्टेटस डिफरेंस का भी था, और फिर अरहान के अमसाल के लिए जज्बात ने उसे बिल्कुल ही चुप करवा दिया था। ये मंजर है न्यूयॉर्क में मौजूद एक अस्पताल के लॉन का, जहां इस वक्त बहुत ही कम लोग मौजूद थे। ये लॉन मरीजों की चहलकदमी और डॉक्टरों के लिए बनाया था। दो मेल नर्स मिलकर एक दरमियानी उम्र के शख्स को चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तरह की थेरेपी थी। एक तरफ 3 लोगों पे मुश्तमिल डॉक्टरों का ग्रुप घास पे बैठ के खुशगपियों में मसरूफ था। शायद ये उनका ब्रेक टाइम था। कोने में मौजूद एक घने दरख्त के साए में वो अकेला बैठा था। नेवी ब्लू कलर के स्क्रब पे वो अपना व्हाइट कोट पहन रखा था, जिस पे हैदर रिजवानी नाम का बेज लगा था। गले में लेटमेंट का काले रंग का स्टेथोस्कोप झूल रहा था, और वो खुद गोद में मौजूद मोटी सी सर्जरी की किताब का मुआयना करने में मसरूफ था। हाथ में ब्लू कलर का हाइलाइटर मौजूद था, जिससे वो अपने अहम निकात पर निशान लगा रहा था। उसकी गोद में मौजूद ये किताब ऐसी ही मुख्तलिफ रंगों से रंगी हुई थी। हैदर का हुस्न भी अपनी मिसाल आप था। लंबा ऊंचा कद, गोरी रंगत, कसरती जिस्म, मर्दाना वजाहत से भरपूर, शौक तबीयत का मालिक। बहुत सी लड़कियां उस पे मरती थीं और उसके साथ की ख्वाहिश करती थीं, लेकिन वो एक ही लड़की पे मरता था। घास में मौजूद मोबाइल बजने की आवाज पे उसने अपनी नजरों का जाविया बदला था, और कॉलर आईडी पढ़ के उसके चेहरे पे जानदार मुस्कुराहट आई थी, जैसे अपने महबूब को याद कर रहा हो और महबूब का फोन आ जाए। स्क्रीन पे मेरू के नाम से फेस टाइम कॉल आ रही थी। हैदर ने एक सेकंड भी देर किए बगैर कॉल उठाई थी। ओ, अस्सलाम वालेकुम बराचा, हैदर ने फरहानो के स्टाइल में कहा था, जिस पे स्क्रीन पे नजर आते इब्तिहाज ने कहकहा लगाया था। वालेकुम सलाम, तेरे ड्रामे बंद नहीं होंगे, इब्तिहाज बोला था। बात ना कर तू मुझसे साले, याद आ गई तुझे मेरी? हैदर मुंह बसूर के बोला था। ये तो बीवियों वाले शिकवे क्यों कर रहे हो? इब्तिहाज अपनी हंसी दबाते हुए बोला था। जब तक भाभी नहीं मिल जाती, जब तक ये जिम्मेदारी मेरी ही है, हैदर ने शरीर अंदाज में कहा था। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे ही हैदर के एक्सप्रेशन बदल रहे थे।
अस्तगफिरुल्लाह, इतने बुरे दिन आ गए मेरे, इत्तेहाज ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा था। ज्यादा ड्रामे ना कर, कॉल क्यों की है वो बता। मैं पढ़ रहा था, डिस्टर्ब कर दिया। हैदर ने फिर से मुंह बसूर लिया था। ओह, तो हैदर साहब पढ़ रहे थे, गुनाह कबीरा सरजद हो गया मुझसे। इब्तिहाज का अंदाज चिढ़ाने वाला था। मेरी आधी जवानी पढ़ने में गुजर गई, हैदर ने दुहाई दी थी। हा हा हा, तो तुझे ही शौक था डॉक्टर बनने का। इब्तिहाज हैदर की हालत से लुत्फ ले रहा था। बकवास ना कर, मुक्का मार दूंगा तुझे, हैदर ने हाथ का मुक्का बनाते हुए कहा। आ बेल, मुझे मार, इब्तिहाज हंसते हुए बोला था। हाँ, पाकिस्तान आकर तुझे मारूंगा, रुक बस। और ये बेल किसको कहा है? हैदर चीख पड़ा था। आसपास के लोगों ने उसे देखा था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? तुझे और किसको? अच्छा ये बताओ, वापस कब आ रहा है? इब्तिहाज ने बात घुमाई थी, वरना हैदर से कोई बईद न थी, वो इसे वक्त पाकिस्तान रवाना हो जाता सिर्फ इब्तिहाज को मारने। आखिरी पेपर रहता है, उसके बाद आपका भाई सर्जन बन जाएगा, हैदर ने फख्र से कहा था। डॉक्टर बनना उसका भी ख्वाब था और उसकी मामा का भी। ये बात मेरा शेर, जल्दी वापस आ जा। इब्तिहाज को भी हैदर पे फख्र था। चल अब सो जा और मुझे पढ़ने दे, फिर बात होगी, अल्लाह हाफिज। दोनों ने अलविदाई कलमात कह के कॉल बंद कर दी थी। अमेरिका में इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मीर जहांगीर 3 भाई थे। सबसे बड़े मीर उमर, उनसे छोटे मीर मनान और फिर मीर जहांगीर। इन 3 भाइयों की एक ही बहन मरवा बेगम थी, जो कि तीनों की लाडली थी। मरवा बेगम की शादी मीर जहांगीर के बहुत ही करीबी दोस्त हाजिम यजदानी से हुई थी। हाजिम यजदानी और मीर जहांगीर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों की दोस्ती का आगाज वहीं से हुआ था, जो कि बाद में रिश्तेदारी में बदल गया था। हाजिम यजदानी का ताल्लुक भी अमीर घराने से था और शादी के बाद मरवा बेगम मरवा हाजिम बन के कराची आ गई थी। हाजिम और मरवा का एक ही बेटा था, हैदर यजदानी। हैदर सिर्फ 10 साल का था जब मरवा बेगम और हाजिम साहब एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। मीर जहांगीर और जन्नत बेगम ने ही हैदर को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था। हैदर इब्तिहाज से 1 साल बड़ा था, लेकिन ज्यादा फर्क ना होने की वजह से दोनों हम उम्र ही लगते थे और दोनों एक दूसरे को भाई से बढ़कर अजीज थे। हैदर का ख्वाब था डॉक्टर बनना और लोगों की फलाह के लिए काम करना। उसका ख्वाब था एक ऐसा अस्पताल तामीर करना जिसमें गरीबों का इलाज बिल्कुल उसी तरह किया जाए जैसे किसी बड़े अस्पताल में लोगों का होता है। हैदर अपनी स्पेशलाइजेशन की गर्ज से फिलहाल अमेरिका में था। जोइला जहांगीर इब्तिहाज की छोटी बहन थी और फैशन डिजाइनर बन रही थी। यूनिवर्सिटी में कुछ मसला होने की वजह से आज इब्तिहाज और मेराज यूनिवर्सिटी आने वाले थे। जोइला उनको काफी देर से इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि 3 गाड़ियां आगे पीछे दाखिल हुई थी। वो वीगो और उनके पीछे एक लैंड क्रूजर, जिसमें वो इंतहाई वजीह लड़के के बाहर निकले। दोनों बहुत से लोगों की नजरों का मरकज बने हुए थे। जोइला ने जब उन्हें देखा तो फौरन उनके पास आई। वो और कोई नहीं बल्कि उसके भाई थे और फिर जोइला अपने भाइयों के साथ डीन के ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। वो इन तीनों के साथ 2 गार्ड्स गए थे, बाकी गाड़ियों के पास ही मौजूद थे। रेहान 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था और ना ही उससे किसी किस्म का कोई राब्ता हो पा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि इससे पहले रेहान ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। सबने सोचा था क्लास खत्म होने के बाद रेहान की तरफ जाने का। क्लास खत्म हुई तो अरहान, अशमिल, अमसाल, अलमीर और महा रेहान के घर के लिए निकल गए और कुछ ही देर में उसके घर में मौजूद थे। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद रेहान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लग ही नहीं रहा था ये वही रेहान है जो हर वक्त लड़कियों की तरह टिप टॉप रहता था। रेहान, सब खैर तो है? ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? अमसाल के लहजे में फिक्र वाज़ेह थी, लेकिन रेहान गर्दन झुकाए खामोश बैठा था। सभी रेहान से वजह दरियाफ्त कर रहे थे, लेकिन जवाब नदारद। उसकी ये हालत देखकर सब परेशान थे। मुस्कान, इसने धोखा दिया मुझे। अचानक रेहान की आवाज कमरे में गूंजी थी। तीनों को अंदर गए कुछ वक्त गुजरा था। इफ्तिहाज डीन के ऑफिस से बाहर आ गया था, जबकि मेराज और जोइला अंदर ही थे। इफ्तिहाज अपने ऊपर की जेबों में हाथ डाले इधर उधर के नजारे कर रहा था। बहुत सी नजरें भटक कर उस पर पड़ रही थीं, जिन्हें वो बखूबी महसूस कर रहा था और उसे अब आदत हो गई थी इन नजरों की। एक लड़की जिसने स्लीवलेस शॉर्ट शर्ट और रिप जीन्स से तन की हुई थी, दुपट्टे से बेनियाज वहां से गुजर रही थी जब उसकी नजर इब्तिहाज पे पड़ी और वो वहीं ठहर गई।
क्योंकि वो हुस्न परस्त थी और इब्तिहाज जैसे मुकम्मल हुस्न को देखकर यकीनन अपने होश खोने लगी थी। इब्तिहाज अपनी आंखों पे सन ग्लासेस लगाए वहीं बीच खड़ा आसपास से बेनियाज अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था जब उसको किसी का धक्का लगा। इब्तिहाज पलट के देखा तो वो कोई लड़की थी और उसकी किताबें भी नीचे गिरी हुई थी। इब्तिहाज ने अपने ग्लासेस उतारे थे और एक नजर उस लड़की को देखा था, जबकि सामने मौजूद लड़की तो इब्तिहाज की आंखों में खो गई थी और किसी रोमांटिक फिल्मी सीन के होने का इंतजार कर रही थी। इब्तिहाज के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। आई एम सॉरी, इब्तिहाज ने उस लड़की को बुक्स देते हुए माजरत की थी, जबकि उसकी गलती नहीं थी। ये अच्छा है, पहले जानबूझ के लड़की से टकराओ और फिर सॉरी बोल दो, कशमाला गुस्सा दिखाते हुए बोली थी, जबकि जानबूझ के टकराने वाली बात ये पे इब्तिहाज की रगें तन गई थी और कुशादा पेशानी पे अनगिनत बिल पड़े थे। एक्सक्यूज मी, मैं जान के टकराया हूँ, मेरी तो पीठ थी, आपको देख के चलना चाहिए। अल्लाह ने दो आंखें शायद आपको भी दी हैं। इब्तिहाज तेवरी चढ़ाते हुए अपने दिलकश आवाज में तकरीबन गुर्राया था। तमीज से बात करो तुम, समझे? पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। कशमाला की आवाज ऊंची हुई थी, जबकि आसपास मौजूद लोग जो सब देख रहे थे उसकी अदाकारी पे अश अश कर उठे थे। बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आ रहा हूँ तो सर पे चढ़ रही हो, निकलो यहाँ से। इब्तिहाज गुस्से में फुनकारा था। एक पल को कशमाला भी दहल गई थी। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसों को, कशमाला संभालते हुए बोली थी। अपनी जबान को लगाम दो वरना बहुत पछताओगी, समझी? शक्ल देखो जाके अपने शीशे में, फिर बात करना। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ माई साइट। इब्तिहाज का बस नहीं चल रहा था कि वो इस बदतमीज लड़की का मुंह तोड़ दे। इब्तिहाज के बढ़ते गुस्से को देख गार्ड्स मेराज को बुलाने गए थे, क्योंकि अब वही इब्तिहाज को कंट्रोल कर सकता था। वो लड़की अब भी बाज न आ रही थी और इब्तिहाज से बदतमीजी और बहस में मसरूफ थी। मेराज और जोएला डीन के ऑफिस से बाहर आ गए थे। मेराज ने इब्तिहाज को वहां से हटाने की कोशिश की थी, जबकि जोएला खड़ी कशमाला को घूर रही थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी उसकी हरकतों को। क्या हुआ छोटे मीर? मेराज इब्तिहाज को काबू करते हुए बोला था, जो कि वहां से हटने को तैयार नहीं था। ये लड़की काफी देर से मुझसे बदतमीजी में मसरूफ है। इब्तिहाज का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आज तो बदतमीजी कर ली है, आइंदा अगर मुझे नजर भी आई तो ऐसा गायब करूंगा कि किसी को लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। कशमाला जाने लगी थी जब इब्तिहाज ने उसका रास्ता रोक के धमकी आमेज और गुस्से भरे लहजे में कहा था। ये सुन के और इब्तिहाज के शोले बरसाती आंखें देख कशमाला अब के वाकई में डर गई थी और वहां से जाने में ही आफियत जानी थी। छोटे मीर, होश में आओ, ये क्या बकवास की है? मेराज कतरे सख्त लहजे में बोला था। इब्तिहाज अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रहा था और फिर कुछ ही देर बाद दोनों निकल गए थे। जिस बात का डर अमसाल को था वही हुआ। रेहान बोल के खामोश हो गया था, जबकि वहां मौजूद तमाम लोग सन्नाटे में आ गए थे। तुम जानती थी अमसाल, फिर भी नहीं बताया मुझे? रेहान का लहजा शिकस्ता था, जबकि बाकी लोग अमसाल को देख रहे थे। ये रेहान क्या बोल रहा है? काफी देर की खामोशी को अरहान ने तोड़ा था। रेहान, मुझे शक हुआ था मुस्कान पे, मैंने अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश की थी और मेरा शक यकीन में बदल गया था, कहकर अमसाल एक पल को रुकी थी। लेकिन रेहान, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तुम्हें बताऊं, इसलिए मैंने पहले मुस्कान को वार्न किया था। अमसाल ने अपनी बात मुकम्मल की। तुम्हारी और मुस्कान की सारी बातें मैं सुन चुका था। इसके बाद मैंने जो कुछ पता करवाया और मुझे जो कुछ पता चला वो काफी था मेरी आंखें खोलने के लिए। रेहान ने पूरी बात बताई, जो कि अरहान और अशमल उसे हौसला दे रही थी। सब जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि मुस्कान कैसी है और उसका भाई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, रेहान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। आगे जो वो कहना चाहता था सब जानते थे। छोड़ेंगे नहीं हम उस मुस्कान को। ये माहा थी जो इतने अरसे में पहली बार बोली थी, नहीं माहा, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं संभल चुका हूँ अब इस ठोकर से। मैंने भी उससे सच्ची मोहब्बत नहीं की, इसीलिए तो खुद को ज्यादा टूटा हुआ महसूस नहीं कर रहा। रेहान बोला था, जबकि बाकी लोग यही सोच रहे थे रेहान को कैसे नॉर्मल किया जाए। भूल जा यार, मट्टी डाल, ये नहीं और सही, नहीं और नहीं और सही। अशमिल ने शेर की टांग तोड़ी थी। वहां मौजूद सब लोग हंस पड़े थे। मैं कल से आऊंगा यूनिवर्सिटी को, ये 2 दिन भी में जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है तुम लोग पूरा करवाओगे मुझे? रेहान अपनी जोन में आते हुए बोला था। बाकी सबको इत्मीनान हुआ था। ये बात मेरे शेर, अरहान ने रेहान को थपकी दी थी और कुछ देर बैठने के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए थे।
रात 3 बजे का वक्त हो रहा था। कराची के पोश हाउसिंग सोसाइटी में हर तरफ सन्नाटे का राज था। ऐसा खौफनाक सन्नाटा कि अगर कोई किसी को मार कर चला जाए तो खबर ना हो। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो कि हर तरफ फैली खामोशी की वजह से गूंज रही थी। जहांगीर मैंशन के वसीओ अरीज लॉन में लाइट्स जल रही थी, लेकिन रात के इस पहर सिवाय गार्ड्स के सालीशान महल के तमाम लोग नींद की आगोश में थे। ऊपरी मंजिल पे मौजूद जहाजी साइज बेडरूम अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसी चलने की वजह से फिजा में ठंड भरी हुई थी और किंग साइज बेड पे वो सो रहा था, दुनिया जहां से बेफिक्र। कुछ ही वक्त गुजरा था कि साइड टेबल पे पड़ा मोबाइल इस खामोशी को चीरते हुए शोर बर्पा कर गया, लेकिन बेड पे सोए वजूद की नींद में कोई असर न पड़ा। काफी देर बजने के बाद फोन बंद हो गया, लेकिन फिर कुछ ही लम्हों बाद दोबारा बजने लगा और इसी तरह बजता ही चला गया। फोन के मुसलसल बजने की आवाज से कंफर्टर में मजे से सोए इब्तिहाज की नींद टूटी थी। इसने इधर उधर हाथ मारते हुए बगैर देखे कॉल उठाई और मोबाइल कान से लगाया। कौन से नशा करके सोते हो तो? आधे घंटे से कॉल कर रहा हूँ। फोन से चिंगाड़ती हुई आवाज इब्तिहाज की समातों से टकराई थी। कौन बात कर रहा है? इब्तिहाज अब भी नींद के खुमार में था। मैं तेरा बाप बात कर रहा हूँ। नेस्ती सामने वाला तपा हुआ था। इब्तिहाज ने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन देखी थी तो हैदर की कॉल थी और नंबर पाकिस्तान का था। इब्तिहाज उठ के बैठ गया था। तूने इस वक्त क्यों कॉल की है और पाकिस्तान के नंबर से कैसे? इब्तिहाज हैरत ज़दा लहजे में बोला था। वो इसलिए गधे क्योंकि मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। हैदर के तेवर बिगड़ते हुए थे। तो पाकिस्तान आ गया? इब्तिहाज हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से तकरीबन चीखा ही था। हाँ, इसीलिए तुझे आधे घंटे से कॉल कर रहा हूँ कि मुझे लेने आ, लेकिन तूने अजीब नेस्ती पना फैलाया हुआ है। हैदर थोड़ा ठंडा हुआ था। हाँ, तो इस वक्त शरीफ लोग सोए हुए होते हैं, तेरी तरह परेशान नहीं करते सबको। इब्तिहाज ड्रेसिंग रूम में जाते हुए बोला। शरीफ और वो भी तू? नाइस जोक। हैदर हंसना शुरू हो गया था, क्योंकि वो इब्तिहाज को बहुत अच्छे से जानता था। बकवास बंद कर अपनी और फोन रख, आ रहा हूँ आधे घंटे तक। इब्तिहाज ने कहकर कॉल काट दी थी और चेंज करने चला गया। वो एक बाग था, बहुत खूबसूरत बाग, जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे जो अपनी खुशबू से पूरे बाग को महकाए हुए थे। और वो एक तरफ खिड़की एक एक कर फूल का जायजा ले रही थी। चेहरे पे अपनी मखसूस मुस्कुराहट सजाए वो बहुत खुश लग रही थी। अमसाल, मर्दाना आवाज उसके कानों में पड़ी थी जो उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया था। अमसाल, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। दोबारा वही आवाज आई थी। इस बार अमसाल को बाग के वसत में एक मर्दाना वजूद नजर आया जो उसे किसी शराब की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। कौन है आप? अमसाल उस शख्स से कुछ फासले पे खड़ी थी। चलो मेरे साथ। अचानक से उसने अमसाल का हाथ थामा था और उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ा था। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? कौन हैं आप? अमसाल अपना हाथ छुड़वाते हुए मुसलसल कह रही थी, लेकिन उस शख्स की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। वो एक पल को रुक कर अमसाल की तरफ पलट के गोया हुआ था और फिर दोबारा आगे बढ़ने लगा था। अमसाल को सिर्फ उसकी सुनहरी आंखें नजर आई थी। आखिर कौन है ये शख्स? अमसाल नींद से जाग गई थी। उसकी सांस फूली हुई थी और माथे पे पसीने की बारीक बूंदें थी। आज फिर उसे यही ख्वाब आया था और आज भी उसे सिर्फ वो सुनहरी आंखें ही नजर आई थी। 11 बजे का वक्त हो रहा था। सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय इब्तिहाज और हैदर के। चूंकि वीकेंड था इसलिए रोज के मुकाबला नाश्ता देर से हो रहा था। घर में कोई नहीं जानता था कि हैदर पाकिस्तान आ चुका है। इब्तिहाज कहाँ है? अभी तक सो के नहीं उठा। इसको आज विजिट पे जाना था। मेरी और मेराज की भी मीटिंग है 4 बजे। जहांगीर साहब बोले थे हफ्ते के दिन सिर्फ जरूरी मीटिंग्स ही होती थी। क्या बाबा, सिर्फ इब्तिहाज ही याद है आपको? अपने हैदर को तो भूल गए हैं आप लोग। इससे पहले कि जन्नत बेगम मीर साहब को जवाब देती, हैदर की आवाज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, जो इब्तिहाज के साथ ही सीढ़ियां उतर रहा था। हैदर, तुम कब आए बेटा, और हमें बताया क्यों नहीं? जहांगीर साहब खड़े होते हुए बोले थे और हैदर को गले लगाया था। बाकी सब भी अपनी नशिस्तें छोड़ चुके थे। जन्नत बेगम के चेहरे पर अलग ही खुशी के रंग नुमाया थे। मेरा बच्चा वापस आ गया, अब कहीं नहीं जाओगे तुम। सुना तुमने? जन्नत बेगम ने हुक्म जारी किया था। हैदर के माथे पे बोसा देते हुए इनके आंसू निकल आए थे। अरे मामा, ये आंसू किस बात के हैं? हाँ, आप
तो आ गया हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर बता देता कि आ रहा हूँ तो आप लोगों के चेहरे पे ये अचानक उमड़ आने वाली खुशी के रंग कैसे दिखता। हैदर ने जन्नत बेगम के आंसू अपनी उंगली के पोरों पे चुने थे और फिर उनकी आंखें चूमी थी। हैदर मीर साहब और जन्नत बेगम को ना सिर्फ मामा बाबा कहता था, बल्कि समझता भी था। उन्होंने तो उसे पाला था। बस बस, ज्यादा मेरी बीवी के साथ रोमांस करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरी बीवी से बहुत चिपकते हो। दूर रहा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहौल को खुशगवार करने के लिए अचानक ही जहांगीर साहब मसनूई गुस्से से तेवरी चढ़ाते हुए बोले थे। इनका इशारा हैदर और इत्तेहाज था। बाबा, आप ज्यादा जेलस ना हो, हम तो चिपकेंगे आपकी बीवी से, इत्तेहाज ने दांत निकालते हुए कहा था। जवाब में उसे जहांगीर साहब से कमर पे चित लगाई थी। बाकी सब इस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। छोटी सी नोक झोंक और मिलने मिलाने के बाद सब नाश्ते में मसरूफ हो गए थे। हैदर को आज अलग ही प्रोटोकॉल मिल रहा था और आखिर को वो 3 साल बाद वतन वापस आया था, हमेशा के लिए। मामा, मुझे कुछ दिनों से एक अजीब ख्वाब आ रहा है। आज भी वही ख्वाब आया है। अमसाल के लहजे में परेशानी थी और फिर उसने जोहारिया को सब बताया था। बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये शैतानी ख्वाब होते हैं, जोहारिया बेगम ने अमसाल को समझाया था। मामा, मुझे भी यही लगता था, लेकिन एक ही ख्वाब का बार बार आना कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या है इसकी ताबीर। अमसाल पुरसोच लहजे में बोली थी। ये तुम्हारी सोच का ख्वाब है, हर वक्त जो कहानियों की दुनिया में रहती हो, कभी ये हीरो कभी वो। जोहारिया बेगम की बात पे अमसाल जोर से हंसी थी। मुझे सिर्फ उसकी आंखें नजर आती हैं मामा, उसकी शहद जैसी सुनहरी आंखें। आखिर कौन है वो? अमसाल खोए खोए लहजे में बोली थी। उसी से पूछ लेना, मुझे काम करने दो, फिर जाना भी है। जोहारिया बेगम ने अमसाल को एक चपत रसीद करके नीचे उतरने का इशारा किया था, जो कि किचन काउंटर पे चढ़ के बैठी थी। उससे पूछती हूँ मामा, नहीं बताता वो, अमसाल ने हंसते हुए कहा था और भाग गई थी। जोहारिया बेगम और उसके दरमियान बहुत दोस्ती थी। अपनी मामा से बातें शेयर करके वो पुरसुकून हो जाती थी। या अल्लाह, इस लड़की को कुछ अकल दे, जोहारिया बेगम नफी में सर हिलाते हुए बोली थी। चूंकि हफ्ते का दिन था, अमसाल का यूनिवर्सिटी ऑफ था, अजमेर की बर्थडे आने वाली थी और अमसाल को उसके लिए तोहफा लेना था। इसी सिलसिले में आज वो अपने बाबा के साथ मॉल जाने वाली थी। मामा, कितने बजे तक निकलना है मॉल जाने के लिए? अमसाल एक बार फिर किचन में मौजूद थी। 4 बजे तक जाएंगे बेटा, जोहारिया बेगम हांडी में चमचा चलाते हुए बोली थी। 3:30 बजे का वक्त हो रहा था जब अमसाल शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी और फिर 4 बजे वो और जोहारिया बेगम मॉल के लिए निकल गए थे। मॉल घर से ज्यादा दूर ना था और कुछ ही देर में दोनों मॉल में थी। शहर का नामवर और सबसे बड़ा मॉल जहांगीर साहब का था और उसकी सारी जिम्मेदारी मीर इत्तेहाज जहांगीर पे थी। इत्तेहाज महीने में एक बार मॉल का विजिट करता था और वहां की तमाम मैनेजमेंट का जायजा लेता था। आज इत्तेफाक से इत्तेहाज मॉल आया हुआ था। अमसाल जुबारिया बेगम के हमरा अलग अलग दुकानों में घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। बस अपने लिए एक शर्ट खरीद ली थी, जबकि अलमीर के लिए कोई तोहफा अभी तक नहीं खरीदा था। इत्तेहाज मॉल के मैनेजर के साथ सेकंड फ्लोर का राउंड कर रहा था। अमसाल भी अब सेकंड फ्लोर पे आई थी। इत्तेहाज मैनेजर से कुछ कहने ही वाला था जब उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी और उसी पे ठहर गई थी। अमसाल ने सफेद रंग के घुटनों तक की शर्ट पहनी हुई थी, जिस पे काले रंग की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और काले रंग का ही स्ट्रिप पजामा पहना था। उसके गर्द लिपटी काली चादर से लंबे बाल झांक रहे थे। अमसाल खुद जोहारिया बेगम से बातें करती किसी बात पे हंस रही थी। इत्तेहाज अपनी जगह पे खड़ा अमसाल को देखने में मसरूफ था। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। इत्तेहाज ने आज से किसी लड़की को नजर भर के नहीं देखा था, लेकिन अमसाल पे नजर पड़ते ही उसकी निगाहें पलटना भूल गई थी। तुम जाओ और सारी रिपोर्ट्स फाइनल करके गाड़ी में रखवा दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इत्तेहाज के कहने पर मैनेजर चला गया था। अमसाल इत्तेहाज की तरफ ही आ रही थी। वो अपने पीछे मौजूद शॉप की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था, जैसे शोकेस में मौजूद मर्दाना कपड़े देख रहा हो, मगर उसका सारा ध्यान अमसाल पे था। मामा, मुझे वो वाला परफ्यूम लेना था, लेकिन इतना महंगा है, अमसाल ने मुंह बनाते हुए उदासी से कहा, क्योंकि उसकी जेब परफ्यूम खरीदने की इजाजत नहीं दे रही थी। कौन सा परफ्यूम? जुबारिया बेगम ने पूछा, क्योंकि अब तक अमसाल ढेरों परफ्यूम देख चुकी थी। दीवानी जो थी खुशबू की, वही जो जे डॉट पे था, अमसाल ने जवाब दिया और परफ्यूम का नाम भी लिया था, जबकि इत्तेहाद का रुख जे डॉट की तरफ था। आखिर को अमसाल की लाउड स्पीकर जैसी आवाज जो सुन ली थी। जे डॉट से याद आया, जो शर्ट खरीदी थी उसका बैग कहाँ है?
जोहारिया बेगम ने पूछा। हाय अल्लाह, वो तो मैं वहीं भूल गई मामा। अमसाल ने अपनी खाली हाथ देखते हुए कहा। जाओ लेकर आओ। जुबारिया बेगम ने सर पर हाथ मारते हुए कहा था। जी आप यहाँ इस शॉप में देखें, कपड़े वगैरह मैं भाग कर लेकर आई। अमसाल जल्दी जल्दी बोल के चली गई थी। भाग के न जाना, उफ, पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। जुबारिया बेगम शॉप में इंटर हो गई थी। इब्तिहाज पहले से ही शॉप में मौजूद था और उसे जो करना था वो कर चुका था और इस वक्त काउंटर पे खड़ा था। अमसाल तकरीबन भागती हुई शॉप में एंटर हुई थी और सीधा काउंटर की तरफ बढ़ी थी। एक्सक्यूज मी, अमसाल काउंटर पे खड़े लड़के से मुखातिब थी। यस मैम, वो लड़का प्रोफेशनल अंदाज में बोला था। मैं अभी कुछ देर पहले आई थी और एक शर्ट की पेमेंट की थी लेकिन वो लेना भूल गई। अमसाल ने बिल दिखाते हुए कहा था। पास खड़े इब्तिहाज को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। कितनी झल्ली थी अमसाल। इब्तिहाज जिसको लड़कियों से एलर्जी थी, जो लड़कियों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर अपने तासुरात खतरनाक हद तक सख्त कर लेता था, आज अमसाल की तरफ से खुद बढ़ रहा था। इब्तिहाज के दो मूड होते थे, एक इंतहाई सख्त और उखड़ जो कि अनजान लोगों के लिए था, खासतौर पर लड़कियों के लिए, और दूसरा नर्म दिल और मजाहिया जो कि सिर्फ घर वालों और दोस्तों के लिए था। दोनों इब्तिहाज एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इट्स ओके मैम, ये रही आपकी शर्ट और हमारी तरफ से ये तोहफा। काउंटर पे मौजूद लड़के ने अमसाल को उसका शर्ट वाला बैग और साथ ही एक और बैग दिया था जिसमें वो परफ्यूम्स था। एक वही था जिसका जिक्र अमसाल कर रही थी और वो दूसरा इब्तिहाज ने पसंद किया था और इब्तिहाज की पसंद तो थी ही लाजवाब। तोहफा किस लिए? अमसाल को कुछ समझ ना आया। मैम आप हमारी लकी कस्टमर हैं इसलिए, लड़के ने जवाब दिया था। अमसाल अब भी मुतमईन ना हुई थी। लेकिन मैंने तो किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया। अमसाल ने बताना जरूरी समझा। मैम ये हमने 3 खुशनसीब लोगों को दिया है जिसमें से एक आप हैं, इसके लिए किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। सामने खड़ा लड़का सोच समझ के बोला था। शुक्रिया। अमसाल को यकीन नहीं आ रहा था लेकिन फिर दूसरा बैग ले लिया था। मैम क्या आप लॉयल्टी कार्ड में रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं? अमसाल जाने लगी थी जब इब्तिहाज के इशारा करने पर वो लड़का मजीद बोला था। मैं रेगुलर कस्टमर नहीं हूँ, अमसाल ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया था। रेगुलर कस्टमर होने की जरूरत नहीं है, आपका लकी ड्रॉ निकला है इसलिए आपको लॉयल्टी कार्ड भी दे रहे हैं। लड़के ने तफसील बताई थी और साथ ही एक फॉर्म अमसाल की तरफ बढ़ाया था। अमसाल भी जान छुड़ाने के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गई थी और यहाँ ही उससे गलती हुई थी। पीछे खड़े इब्तिहाज का भंगड़ा डालने का दिल कर रहा था। अमसाल फॉर्म भर के और एक बार फिर शुक्रिया कहकर बाहर निकल गई थी, जबकि इब्तिहाज ने वो फॉर्म ले लिया था और फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए निकल गया था। अमसाल शॉप के बाहर ही खड़े यकीन कर रही थी कि जिसकी वो अभी ख्वाहिश कर रही थी अल्लाह ने इसे दे दिया था। अमसाल के चेहरे पे खुशी नुमाया थी, बस नाचने की ही कसर रह गई थी। बेबी यू आर द ओनली वन, आज से तुम सिर्फ मेरे इब्तिहाज जहांगीर की हो। इब्तिहाज की सुनहरी आंखों में चमक थी और होंठों पे दिलकश मुस्कुराहट। अमसाल को ये नजरों के हिसार में लिए इब्तिहाज गोया हुआ था। मॉल से दोबारा वापस जाते हुए इब्तिहाज सिर्फ अमसाल को ही सोच रहा था। उसकी मासूम सूरत इब्तिहाज की आंखों से ही नहीं हट रही थी। आज इब्तिहाज को महसूस हुआ था कि पहली नजर की मोहब्बत क्या होती है और वो जो इस पे यकीन नहीं करता था अब खुद इसका शिकार हो गया था। आखिर इतने लंबे सब्र के बाद इसे वो लड़की मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। अब तो बस ये देखना था कि आया अमसाल उसकी होती है या नहीं। मामा देखें कितने अच्छे हैं ये, देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के। अमसाल के घर पहुंच गई थी और दोनों परफ्यूम्स लिए सोफे पर बैठी थी। आवाज में खुशी झलक रही थी, वो ऐसी ही थी छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाली। कैसे दे दिए उन्होंने ये फ्री में? जुहारिया बेगम को अब तक ये बात हजम नहीं हो रही थी। पता नहीं, कह रहे थे कि लकी कस्टमर है, आप इसलिए दे रहे हैं। अमसाल ने तफसील बताई। अच्छा अब मिल गए हैं ना तो रखो इन्हें और आके मेरी मदद करवाओ काम करने में, जुबारिया बेगम कहकर किचन में चली गई थी जबकि काम का सुन के अमसाल का मुंह बन गया था। ऐसा ना था कि वो काम चोर थी, बस बाहर से आके इससे काम नहीं होता था। इब्तिहाज जब ऑफिस में दाखिल हुआ तो बहुत खुश था। खिलाफ मामूल चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। बहुत से एम्प्लॉयज ने मुड़ मुड़ के उसे देख रहे थे। ऐसा नजारा देखने को मिलता जो नहीं था। इब्तिहाज सीधा मिराज के ऑफिस गया था। क्या बात है छोटे मीर, बहुत मुस्कुरा रहे हो? इब्तिहाज जो कुर्सी पे बैठ रहा था उसे देख कर मिराज बोला था। बस बड़े मीर, क्या बताऊं आपको, बात ही इतनी खुशी की है। इब्तिहाज चहकते हुए बोला था। पहेलियां ना बुझवाओ, सीधे तरीके से बताओ।
मेराज लैपटॉप से नजरें हटाते हुए बोला, भाभी मिल गई आपकी भाई। इब्तिहाज की आंखों में चमक और लहजे में खुशगवारी थी। हैं? वाकई? कहाँ? कब? कैसे? मिराज ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले थे। अरे अरे बड़े मीर, हौसला करो, बताता हूँ। इब्तिहाज ने मिराज को फिर भरपूर कहानी सुनाई। चले मेरे साथ बाबा के ऑफिस, अब आपने मेरी मदद करनी है। कहते साथ ही इब्तिहाज खड़ा हुआ था और मिराज को अपना मंसूबा बताया था। इब्तिहाज को कुछ ही घंटों में अमसाल का मुकम्मल बायोडेटा एक फाइल की सूरत में मिल चुका था। किसी की भी मालूमात निकलवाना इब्तिहाज के बाएं हाथ का खेल था। अब अगली मुलाकात अमसाल से कैसे करनी थी ये तो इब्तिहाज ही जानता था। उसका तेज दिमाग इस मामले में और भी तेजी से काम कर रहा था। अमसाल इब्तिहाज के लिए कोई कीमती मोती की मानन थी जिसे वो अपने पास संभाल के रखना चाहता था, जबकि दूसरी जानिब अमसाल इस सच से बिल्कुल बेनियाज थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। इब्तिहाज फाइल देखते हुए ऐसे बोला था जैसे अमसाल से ही मुखातिब हो। इब्तिहाज लॉन में बैठा था, हाथ में भाप उड़ाता कॉफी का कप था और वो खुद किसी सोच में गुम था। कब हैदर उसके सामने आके बैठा उसे पता ही ना चला। किसके ख्यालों में गुम है मेरा मीरू? हैदर ने इब्तिहाज के आगे चुटकी बजाने हुए जैसे उसे होश में की दुनिया में वापस आया था। तुझे कितनी बार कहा है मुझे मीरू ना बुलाया करो, अजीब जनाना सा नाम है। इब्तिहाज मुंह बिगाड़ते हुए बोला था। हा हा हा, और तुम, मुझे पता होना चाहिए कि मैं तुझे इसी नाम से बुलाऊंगा। हाय मेरे मीरू, नाराज हो गई हो? हैदर हंस हंस के दोहरा हो रहा था, जबकि इब्तिहाज ने आंखें चढ़ाई थी। उसे पता था हैदर नहीं सुधर सकता। तू कब आया यहाँ? इत्तेहाद सीधा होके बैठा था। जब तू किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। चल शाबाश, अब जल्दी से बता कौन है वो? हैदर इब्तिहाज को खोजती नजरों से देख रहा था। ऐसे तो मत देख भाई, बता रहा हूँ। इब्तिहाज डरने की एक्टिंग करते हुए बोला था। भाभी मिल गई तेरी फाइनली। अब भाई की तरह सवाल करने ना बैठ जाना, दिखा दूंगा तुझे भी। हैदर, जिसका मुंह अभी कुछ बोलने के लिए खुला ही था, इत्तेहाज ने उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अपनी बात मुकम्मल की थी। अब मैं बेचारी अरियाना को क्या जवाब दूंगा? हैदर पुरसोच लहजे में बोला था। कौन अरियाना ग्रांडे? इत्तेहाज का लहजा शरारत से भरपूर था। वो नहीं, ये वाली अरियाना, मेरी कुलीग, बेचारी तुझ पे मर मिटी है। हैदर बड़े मजे से बोला था, जबकि इत्तेहाज को कुछ समझ ना आ रहा था। क्या बोल रहा है भाई, मुझ पर मर मिटी? इत्तेहाद की आंखों में सवालिया तासरात थे। मेरे मोबाइल में तेरी तस्वीर देख ली थी उसने, पर जब से ही दिल हार गई है अपना। स्टॉक करती है तुझे चुप चुप के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। हैदर मजे लेते हुए बोला था। तो मैं क्या करूं? मैं अब और तो क्यों ये सब कुछ मुझे बता रहा है? इब्तिहाज ने लापरवाह अंदाज में कहा था। वही अजली लापरवाही जो लड़कियों के जिक्र पे उसके लहजे में पाई जाती थी। सालिम आदमी, एक लड़की बेचारी तेरे इश्क में घोड़े घोड़े डूबी हुई है और तू ऐसा पत्थर दिल बना हुआ है। वैसे आपस की बात बताऊं, तू है बहुत हसीन दोशीजा। हैदर का अंदाज आखिर में छछोरापन इख्तियार कर गया था। बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे पसंद करती हैं। अब सबसे तो शादी नहीं कर सकता ना? शादी तो उसी से करूंगा जिसने मुझे एक नजर में ही अपना दीवाना कर दिया। इब्तिहाज शुरू में ही लापरवाह लेकिन आखिर में अटल अंदाज में बोला था। ऐसे दिल नहीं दुखाते लड़कियों का, वरना भाभी तुझे सही के चने चबवाएगी। मजाक में बोली गई हैदर की ये बात किसे पता था कि सच होने वाली है। कोई भी घड़ी कबूलियत की हो सकती है। अल्लाह ना करे बद्दुआएं तो न दे। और क्या कह रहा था तू, हसीन दोशीजा? हाँ, सबर कर बेटा, अभी तेरी मनकूहा को बताता हूँ, वो ठीक करेगी तुझे। इब्तिहाज की आंखों में शरारत नाच रही थी। इंसान बन जा, वो पहले ही मुझसे नाराज है और अरियाना तो मेरी बहन है। हैदर चिल्ला उठा था। हा हा हा, कितना डरता है यार तू, शर्म कर। इब्तिहाज हंसते हुए बोल रहा था। ज्यादा दांत ना निकाल, जब तेरी शादी हो जाएगी और तो तुझे पता चलेगा कि बीवी की क्या दहशत होती है। हैदर मुंह बनाते हुए अंदर चला गया। साथ ही इत्तेहाज ने भी अंदर की जानिब राह ली थी। जोयला अपने कमरे में मौजूद स्टडी टेबल पर बैठी अपने स्केच बुक पे कुछ झुकी हुई कुछ बना रही थी। यकीनन ये उसका कोई नया आइडिया था जिसके मुताबिक वो ड्रेस डिजाइन कर रही थी। जोहेला बहुत इन्हमाक से स्केच बनाने में मसरूफ थी जब किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी थी। हाँ, क्या कर रही हो? हैदर जो
इजाजत मिलते ही अंदर आ गया था। जब उसे कोई रिस्पॉन्स न मिला तो उसने पूछा, खुद ही मुकाबिल की तवज्जो अपनी तरफ दिलाई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? जाए यहाँ से। रोएला अब भी अपना काम करते हुए बोली थी, लेकिन लहजे में नाराजगी विदा थी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी एक अदद मनकूहा मुझसे नाराज है और मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैदर मोहब्बत पाश लहजे में बोला था और जोएला का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया था। छोड़े मेरा हाथ, अगर इतनी ही जान जाती है आपको कि मेरी नाराजगी से तो ऐसा किया ही क्यों? जोएला ने अपना हाथ हैदर की गिरफ्त से आजाद करवाते हुए कहा था, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने तो सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। जाने हैदर। हैदर भी अपने नाम का एक ही था। दोबारा से जोएला का हाथ पकड़ लिया था और इस बार उसे खुद से करीब किया था। ये क्या बदतमीजी है? दूर हटे, जोएला ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा था, साथ ही अपने और हैदर के दरमियान फासला कायम किया था। ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने जो इस तरह हाइपर हो रही हो तुम। निकाह हुआ है हमारा। हैदर को जोएला का उसे खुद से दूर करना अच्छा न लगा था। हाँ तो सिर्फ निकाह ही हुआ है, रुखसती नहीं हुई। अपने जज्बात को लगाम डाल के रखें आप। जोएला ने भी वो तू बदू जवाब दिया था। अच्छा ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? मान जाओ ना प्लीज। एक तो मैं इतने सालों बाद वापस आया हूँ और तुम ऐसे नाराज हो गई हो मुझसे। मुझे गरीब का भी कुछ ख्याल करो। हैदर यजदानी मिन्नतों पर उतर आया था और उसका ये रूप सिर्फ जोएला जहांगीर के लिए था। बहुत बुरे हैं आप हैदर। जोएला की आंखों में न जाने क्यों नमी आने लगी थी। हाँ पता है मुझे कि मैं बहुत बुरा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। हैदर ने जोएला के आगे गुलाब के फूलों से बने बुके बढ़ाया था, जिसे जोएला ने फौरन थाम लिया था। अब तो नाराज नहीं होना? हैदर ने जोएला की पसंदीदा चॉकलेट्स उसे थमाते हुए पूछा था। आप भी क्या याद करेंगे, जाए माफ किया। जोएला ने एक अदा से कहा था और खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हैदर उसकी हंसी में कहीं खो गया था। हैदर बचपन से ही जोएला को पसंद करता था। अल्लाह ने दोनों का जोड़ बनाया हुआ था। जब हैदर कुछ बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी मामा बहुत पहले ही जोएला को अपने बेटे के लिए मांग चुकी थी। हैदर को लगता था जैसे सारी कायनात की खुशियां उसे मिल गई हों। अमेरिका जाने से पहले सबकी रजामंदी से दोनों निकाह जैसे पाक रिश्ते में बन चुके थे। आज क्लास खत्म हो गई थी और अगली क्लास शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। वो सब लॉन में बैठे थे और अंताक्षरी खेला जा रहा था। अभी थोड़े ही वक्त गुजरा था, यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी के साथ ब्लैक लैंड क्रूजर दाखिल हुई थी और उसमें से निकलने वाला और कोई नहीं बल्कि मीर इब्तिहाज जहांगीर था। तमाम लोगों की तवज्जो पल भर में उन 3 लड़कों की तरफ मबजूल हो गई थी, जबकि इब्तिहाज, मेराज और हैदर के हमरा यूनिवर्सिटी के वीसीपी के ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद दोनों भाई बाहर आ गए थे। हैदर तो दोनों से पहले ही बाहर निकल चुका था। वीसी के ऑफिस में उसे नींद आ रही थी। इस वक्त हैदर गाड़ी के बोनट से टैग लगाए मोबाइल में घुसा हुआ था। इब्तिहाज अपने बनाए गए प्लान पे अमल करने आया था और आधा कामयाब भी हो गया था। इब्तिहाज की मुतलाशी नजरें अमसाल को ही ढूंढ रही थी और बहुत जल्द वो इसे मिल गई थी। हंसती मुस्कुराती अमसाल गाना गा रही थी। उसके लंबे बाल पोनीटेल में कैद थे जो हवा से अटकेलियां कर रहे थे। इब्तिहाज की नजरें अमसाल पे ही जम गई थी और वो आसपास से बेनियाज हो गया था। क्या देख रहे हो? इब्तिहाज को एक जगह नजरें जमाए देख मेराज ने कहा। भाभी को देख रहा हूँ आपकी, देखें वो रही जो गाना गा रही है। मेराज और हैदर ने इब्तिहाज की नजरों का ताकुब में देखा। वैसे तो दरमियान में काफी फासला था, लेकिन अमसाल को देखने और उसके अंदाज से यही लग रहा था कि वो गा रही है। साथ बैठी महा और अलमीर हल्की ताली बजा के बैकग्राउंड में म्यूजिक फराम कर रही थी। तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही है। मेराज और हैदर दोनों ने अमसाल को एक नजर देख के उस पे से नजरें हटा ली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, अब मुझे जल्द से जल्द अपनी भाभी घर में चाहिए। हैदर का अंदाज हुक्माना था। इसको देखें कैसे ऑर्डर दे रहा है। भाभी चाहिए तो मदद करनी होगी भाभी को घर लाने में। इब्तिहाज ने हैदर की गर्दन में हाथ डालते हुए बोला था। इसी असना में अमसाल की नजर इब्तिहाज पे पड़ी थी और उसे अपनी तरफ देखता पाकर इब्तिहाज ने अपनी नजरों का जाविया बदल दिया था और आंखों पे काला चश्मा लगाया था। अरहान, इस बंदे को देखो, क्या स्वेग है। और अमसाल इब्तिहाज को देखते हुए अरहान से मुखातिब थी। इब्तिहाज ने ब्लैक शर्ट पे नीचे ब्लैक ही डेनिम पहनी थी। बाल हमेशा की तरह मखसूस अंदाज में सेट किए हुए थे। एक हाथ में एप्पल वॉच पहनी हुई थी, दूसरे हाथ में फोन थामा हुआ था। वो वाकई में सराहने के काबिल था। हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, अमीर बाप की औलाद है। अरहान के साथ बाकी सब भी वहीं देख रहे थे।
हाय हमें भी मिल जाए कोई ऐसा। ये माहा थी जो कि हर खूबसूरत बंदे की तारीफ करना अपना फर्ज समझती थी, लेकिन सिर्फ दोस्तों के हमरा। दूसरी जानिब अर्शमील माहा को घूरियों से नवाज रहा था। माहा और अर्शमील दोनों की मंगनी हो चुकी थी और माहा ऐसी हरकतें अर्शमील को चिढ़ाने के लिए ही करती थी। सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा था जिसे खत्म होने में अभी 4 महीने बाकी थे। आज ज्यादा क्लासेस ना थी, इसलिए सबने प्लान किया था कि लंच बाहर किया जाए। दोपहर के 2 बजे का वक्त था जब वो 6 अफराद रेस्टोरेंट पहुंचे थे। ये 6 लोग जहां जाते वहां हंगामा ही मचाते थे। अब भी यही कुछ हो रहा था। मीर इत्तेहाद जहांगीर इत्तेफाक से पहले ही वहां अपने दोस्तों के साथ मौजूद था और शोर की वजह से जब अपनी नजरें आवाजों की सिमत उठाई तो फिर झुकाना भूल गया था। इसकी नजरें सबसे होती हुई अमसाल पे ठहर गई थी। अमसाल ने ब्लैक जीन्स पे नेवी ब्लू घुटनों तक आती फ्रॉक पहनी थी। बाल आज फ्रेंच ब्रेड में कैद थे और ब्लैक ही दुपट्टा मफलर की तरह गले में था। इब्तिहाज की नजरें बार बार भटक के अमसाल की तरफ जा रही थी और वो हर थोड़ी देर में उसको देख रहा था। ऐसा न था कि इब्तिहाज कोई ठर की इंसान था, लेकिन अमसाल के मामले में वो अपनी नजरों पे काबू नहीं रख पाता था। आखिर को रुखे यार से नजरें कहाँ हटती हैं। अमसाल और अरहान अक्सर लड़ते थे और इस वक्त भी किसी बात पर बहस ही चल रही थी कि अरहान ने अमसाल की चोटी पकड़कर खींची थी। अमसाल इसके लिए तैयार न थी, इसलिए झटका पड़ने पे थोड़ा अरहान की तरफ झुका हुआ था। इब्तिहाज ने जब ये मंजर देखा तो उसे शदीद गुस्सा आने लगा। बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू पाते हुए इब्तिहाज ने वेटर से अमसाल के ग्रुप को खामोश करवाने के लिए कहा, आओ छचोरे इंसान मेरे बाल छोड़ो। अमसाल हल्की आवाज में अरहान पे चीखी थी, मैं छचोरा नहीं हूँ समझी। अरहान जो कि चोटी छोड़ ही रहा था छचोरा सुनकर दोबारा पकड़ ली थी और हल्के से खींची थी। उसे चिढ़ थी इस लफ्ज से और अमसाल इसको चिढ़ाने के लिए उसे यही कहती थी। इत्तेहाद जो कि ये सब देख रहा था उसे मजीद बर्दाश्त न हो रहा था। गुस्से में टेबल पे पड़ा कांटा और चम्मच हाथ मार के गिरा दिया था। उसका दिल तो चाह रहा था कि अरहान को शूट कर दे। आखिर को इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो अमसाल से इतना फ्री हो रहा था। रेस्टोरेंट में इस वक्त इतने ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए चीजों के गिरने की आवाज ज्यादा थी। अमसाल और अरहान के साथ बाकियों ने भी इब्तिहाज को देखा था, जबकि इब्तिहाज ने अरहान को सख्त घूरी से नवाजा था और न जाने क्या था उसकी नजरों में कि अरहान ने अमसाल की चोटी फौरन छोड़ दी थी। इससे पहले उनकी बेइज्जती होती सब सीधे होकर बैठ गए थे। ये तो वही है ना जो उस दिन यूनिवर्सिटी में आया था। रेहान के बोलने पे सब ने गौर किया था और दूसरी जानिब इब्तिहाज गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया था। फाइनल ईयर के तलबा को इंटर्नशिप करनी थी जो कि उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बननी थी। उन्हें इंटर्नशिप ऑफर की जा रही थी और आजकल सब इसी में मसरूफ थे। इस बार पाकिस्तान के टॉप मोस्ट कंपनी जहांगीर एंटरप्राइज पहली बार किसी इदारे को इंटर्नशिप की दावत दे रही थी। बेहतरीन तलबा की फहरिस्त थी जिसमें 20 तलबा के नाम थे और उन्हीं जहांगीर एंटरप्राइजेस में काम करने का मौका मिला था। इस फहरिस्त में अमसाल और उसके दोस्त भी शामिल थे। आज इंटर्नशिप का पहला दिन था। सब लोग वक्त की पाबंदी करते हुए मौजूद थे और कंपनी की बैटिंग लॉबी में बैठे थे। तमाम तलबा जिनकी तादाद 20 थी को एक फॉर्म दिया गया था जिसमें ये पूछा गया था कि वो सब यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं और इसी किसी काम के कुछ और सवालात थे। फॉर्म के पीछे कंपनी के तमाम कवायद दर्ज थे। कवायद काफी सख्त थे लेकिन इन्हीं की वजह से कंपनी का माहौल बहुत शानदार था। ये इंटर्नशिप मीर इत्तेहाद जहांगीर के अंडर की जा रही थी। इस इदारे को इंटर्नशिप ऑफर करने की वजह सिर्फ और सिर्फ अमसाल थी और इसी वजह से इत्तेहाद खुद सब हैंडल कर रहा था। इत्तेहाद अपने अब तक के प्लान में कामयाब रहा था। जैसे उसने सोच रखा था सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा था। इत्तेहाद की कंपनी तशरीफ लाने के बाद तमाम तलबा कॉन्फ्रेंस रूम के राह दिखाई गई थी। अमसाल और उसके 500 दोस्त आगे पीछे दाखिल हुए थे। इब्तिहाज फिलहाल अमसाल को देखने से गुरेज कर रहा था। I guess everyone's here, so let's get started. इत्तेहाद ने अपने मखसूस अंग्रेजी लहजे में बात का आगाज किया था। ब्लैक चेकर्ड सूट में इत्तेहाद गजब ढा रहा था और वहां मौजूद तमाम लड़के और लड़कियां उसकी शख्सियत से मुतासिर नजर आ रहे थे। वेलकम टू जहांगीर एंटरप्राइजेस। मेरा नाम मीर इत्तेहाद जहांगीर है और मैं ही आप सबका बॉस हूँ। इत्तेहाद ने अपना तारुफ करवाया था। वो बारी बारी सबसे उनका मुख्तसर तारुफ लेते हुए इन्हें डिपार्टमेंट का नाम जहां उन्होंने काम करना था बताते हुए बाहर भेज रहा था। जी तो आप हैं अपने बैच की टॉपर स्टूडेंट।
इब्तिहाज खुद अमसाल की तरफ आया था और दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले थे। अमसाल से बात करते हुए इब्तिहाज का लहजा कदरे नर्म था। जी जी सर। अमसाल की नजर सीधी इब्तिहाज की आंखों पे गई थी और वो बुरी तरह ठटकी थी। जहन में वही सुनहरी आंखें घूमी थी जो उसे ख्वाब में नजर आती थी और ये आवाज। अमसाल खड़ी हो गई थी। दिल किसी सोच के तहत पूरी तरह धड़क रहा था और हाथ पैर कांपने लगे थे। आप बैठी रहें प्लीज, खड़े होने की जरूरत नहीं। इब्तिहाज के कहने पे अमसाल दोबारा बैठ गई थी और अपने दिमाग में आने वाली मनफी सोचों को वहम का नाम देकर झटका था। जबकि इब्तिहाज कुछ फासले पर टेबल पर बैठ गया था। इब्तिहाज अमसाल से सवालात कर रहा था और उसके सवालों के जवाब दे रही थी। इब्तिहाज तो अमसाल को देखने में ही मसरूफ था, वो चाहकर भी उस पे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। पता नहीं क्यों वो अमसाल को देखते ही बेखुद होने लगता था। ठीक है, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करेंगी। इब्तिहाज ने खुद पे काबू पाया और ना दिल तो चाह रहा था कि अमसाल यहीं बैठी रहे और वो बस उसे देखता रहे। इब्तिहाज ने अपना फोन उठाया था। उसने जान के अमसाल को ज्यादा मुश्किल काम ना दिया था। उसका मकसद सिर्फ अमसाल को अपनी आंखों के सामने रखना था। ओके सर। अमसाल अपनी जगह से उठी थी। मिस अमसाल, आपको अगर कोई मसला हो तो यहाँ आप सिर्फ मुझसे डिस्कस करेंगी, इब्तिहाज ने इश्तियाक से भरे लहजे में कहा था। जी सर, शुक्रिया। अमसाल कहकर बाहर निकल गई थी और इसके पीछे इब्तिहाज भी निकल गया था और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। हाजिम मिर्जानी चूंकि अपने माँ बाप के अकलौते बेटे थे, इसलिए जो कुछ उनके वालिदैन का था वो सब बाद में हाजिम साहब के हिस्से में आया था। हाजिम मिर्जानी के इंतकाल के बाद उनका बिजनेस मीर जहांगीर ने ही संभाला था और कानूनी तौर पे हैदर के बालिग होते ही सब कुछ उसके नाम कर दिया था। हैदर ने कॉफी शेयर्स बेचे थे क्योंकि उसे अपने माँ बाप के नाम से अस्पताल तामीर करना था जहां गरीबों का अच्छे से इलाज हो सके। हैदर की गैर मौजूदगी में जहांगीर साहब ने अस्पताल की तामीर का काम शुरू करवा दिया था और अब जब हैदर वापस आ गया था उस अस्पताल का इफ्तिताह होना था। जहांगीर साहब मुल्क के बहुत बड़े और नामवर बिजनेस टाइकून थे। बिजनेस की दुनिया में उनका बहुत नाम था। मुश्किल से मुश्किल डील भी जहांगीर एंटरप्राइजेस ने क्रैक की थी। जहांगीर साहब के लिए हैदर उन्हीं की औलादों था, इसलिए वो उसके अस्पताल को बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रहे थे। जहांगीर एंटरप्राइजेस में अमसाल को काम करते हुए आज तीसरा दिन था। अमसाल किसी फाइल का काम करने में मसरूफ थी जब वहां मौजूद इंटरकॉम बजा। इस वक्त अमसाल अकेली थी। इसके साथ के काम करने वाले अलग अलग कामों में मसरूफ थे, इसलिए अमसाल ही ने बजना इंटरकॉम उठाया था। तुराबी ग्रुप के अकाउंट डिटेल मेरे रूम में लेकर आए जल्दी। फोन उठाते ही इब्तिहाज की मसरूफ सी आवाज गूंजी थी और इसने अपनी बात कहकर कॉल काट दी थी। अमसाल ने जल्दी से मतलूबा फाइल निकाली और इब्तिहाज के ऑफिस की तरफ चल दी। इससे पहले कि अमसाल अंदर जाती, बाहर मौजूद इब्तिहाज के सिक्योरिटी ज़ैब खान ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? ज़ैब का लहजा न जाने क्यों तकबराना होता था। मुझे सर ने ये फाइल्स लेके आने को कहा था, अमसाल ने जवाब दिया तो ज़ैब दोबारा बैठ गई अपनी जगह पे। अमसाल ने दरवाजे पे दस्तक दी। आ जाएं। इब्तिहाज की बहुत मसरूफ सी आवाज आई थी। सर, ये अकाउंट डिटेल जो आपने मंगवाई थी। अमसाल ने इब्तिहाज की टेबल पे फाइल रखी थी। इब्तिहाज खुद किसी फाइल में सर दिए बैठा था। अरे आप, मेरा मतलब है बैठे। इब्तिहाज ने सर उठा के देखा तो अमसाल खड़ी थी और उसको देख के जो खुशी हुई थी वो इब्तिहाज के लहजे में झलक रही थी जिसपे वो खुद ही घबरा गया था। अमसाल बैठ गई थी। कोई मसला तो नहीं आपको? एज एवरीथिंग ओके? इब्तिहाज फाइल देखते हुए पूछ रहा था। जी सर, सब ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, अमसाल ने जवाब दिया था। बिल्कुल। पेपर्स कब हैं तुम्हारे? इब्तिहाज डायरेक्ट आपसे तुम पे आ गया था। सर, 3 महीने बाद। दोनों के दरमियान रस्मी सी बात हो रही थी। अच्छा, कैसी जा रही है पढ़ाई? इब्तिहाज बात से बात निकाल रहा था। उसका मकसद अमसाल को रोक के रखने का था। बहुत अच्छी चल रही है सर। अमसाल वैसे ही बहुत बातूनी थी। गुड, काम भी अच्छा कर रही हो, कीप इट अप। इब्तिहाज ने दिल से तारीफ की थी जो वो बहुत कम लोगों की करता है। बहुत शुक्रिया सर। इब्तिहाज के कहने पे अमसाल चली गई थी। अमसाल को 2 हफ्ते हो गए थे काम करते हुए। वो बहुत दिल जमाई से काम करती थी। ज़हीन तो शुरू से ही थी। आज जो बात अमसाल को करनी थी उसे समझ ना आ रहा था कि कैसे करे। काफी देर सोचने के बाद अब अमसाल इब्तिहाज के ऑफिस के बाहर खड़ी दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। इजाजत मिलने पे वो अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। अमसाल के सलाम करने पर इब्तिहाज ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखा था। वालेकुम सलाम, बैठे। इब्तिहाज दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला था।
सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चंद मिनट की खामोशी के बाद अमसाल ने बात का आगाज किया था। हाँ बिल्कुल बोलो। इब्तिहाज अब अमसाल की तरफ मुतवज्जा हुआ था। सर वो दरअसल मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ एक इंटर्न हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑफ चाहिए। अमसाल की शक्ल पे मासूमियत थी। इब्तिहाज का दिल किया बस उसे देखे ही जाए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको किस सिलसिले में ऑफ चाहिए? इब्तिहाज अपने बालों में हाथ चलाते हुए बोला था। सर पर्सनल मसला है। अमसाल अब क्या बताती इब्तिहाज को कि आज उसका रिश्ता आ रहा है। एज एवरीथिंग फाइन? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इंटर्न हैं और इंटर्न्स को ऐसे ऑफ नहीं मिला करता। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी बहुत इमरजेंसी की बिना पे ऑफ दिया जाता है। कंपनी रूल्स तो पढ़े होंगे आपने, इसीलिए आपके पास भी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। इब्तिहाज ने शायद पहली बार अमसाल से इतने लंबे जुमले में बात की थी। दरअसल कुछ लोग मेरे रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं और मेरी मामा का ऑर्डर है कि मैं वहां मौजूद हूँ। अमसाल को वजह बताते हुए अजीब भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। सॉरी लेकिन इस वजह से आपको ऑफ नहीं मिल सकता। इब्तिहाज ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में जवाब दिया था। सर प्लीज मेरा जाना जरूरी है। अमसाल दोबारा मासूमाना शक्ल बनाते हुए बोली थी। इसकी आंखों के सामने जुबारिया बेगम का गुस्से वाला चेहरा घूम रहा था। अच्छा चलो ठीक है, जा सकती हो तुम। इब्तिहाज के पास बहुत से रास्ते थे अमसाल को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, मैं 2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी। अमसाल खड़े होते हुए बोली थी। जी पहले जाकर तो दिखाएं। इब्तिहाज बड़बड़ाया था। कुछ कहा आपने? अमसाल ने दोबारा पलट कर पूछा था। मैंने कहा जाओ, ऑफ हो गया तुम्हारा अभी से। इब्तिहाज दोबारा लैपटॉप में देखते हुए मसरूफ लहजे में बोला। अमसाल के जाने के बाद इब्तिहाज ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और अब वह इब्तिहाज के सामने खड़ी थी। ये अमसाल हमदान जो इंटर्न हैं, इनको ऐसा बिजी कर दो कि ये शाम 5 बजे से पहले ऑफिस से बाहर न निकल पाए। इब्तिहाज का लहजा सख्त था। श्योर सर। जेब चली गई थी। अमसाल सब कुछ समेट चुकी थी और निकल ही रही थी जब जैद ने उसको आवाज दी। मिस अमसाल, आप मुझे इन तमाम कंपनीज की अकाउंट डिटेल्स दें और इस तमाम काम की लिस्टिंग भी करें। जैद ने अमसाल के हाथ में बहुत सी फाइल्स थमाई थी और साथ ही नॉन स्टॉप बोल भी रही थी। लेकिन मेरा तो ऑफ हो गया है। और अमसाल मजीद कुछ बोलती इससे पहले जैब उसकी बात काट चुकी थी। आपका ऑफ 5 बजे होता है और अभी 1 बज रहा है। जैब की तेवरी चढ़ गई थी। जी लेकिन मैंने सर इब्तिहाज से बात कर ली है, उन्होंने ही मुझे इजाजत दी है। अमसाल ने वजाहत पेश की। देखो मैं ये सब कुछ नहीं जानती। ये काम बहुत जरूरी है और आज ही मुकम्मल हो जाना चाहिए। और जहां तक सर की बात है, वो जा चुके हैं मीटिंग में। जेब अपनी बात मुकम्मल करके जा चुकी थी जबकि अमसाल उसकी पुष्ट को घूरती रह गई। अमसाल दोबारा अपनी जगह पे आई थी और तमाम फाइल्स टेबल पे पटकी थी। अपना बैग साइड पे रख के अमसाल काम में लग गई थी। कोशिश थी कि जल्द से जल्द वो ये काम खत्म कर ले। हो गया काम? इब्तिहाज ने गाड़ी में बैठ के जैब को कॉल की थी। जी सर हो गया। उसको इतना बिजी कर दिया है कि वो फारिग नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ से जैब का जवाब आया था। रिश्ते के लिए आ रहे हैं माय फुट। कॉल बंद करके इब्तिहाज खुद से बोला था। लहजा और आंखों में गुस्सा वाज़ेह था। अमसाल को इतना काम दे दिया गया था कि वो 5 बजे के बजाय 6 बजे फारिग हुई थी। उसके सारे दोस्त भी जा चुके थे, उसे अकेले घर जाना था। सब कुछ समेट के और सारा काम सबमिट करके अमसाल ऑफिस से बाहर आई थी। चेहरे से ही थकन वाज़ेह हो रही थी। इब्तिहाज मीटिंग के बाद दोबारा अपने ऑफिस आ गया था और खुद भी अब घर जाने के लिए निकल रहा था जब बाहर उसको अमसाल खड़ी नजर आई। उसे अमसाल के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन ये करना भी जरूरी था। तुम गई नहीं अभी तक? इब्तिहाज अमसाल के पास आके अपनी कमाल अदाकारी के जौहर दिखाते हुए बोला था। नहीं। अमसाल ने फाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब दिया था। उसका दिल चाह रहा था कि इब्तिहाज का सर फाड़ दे। इस वक्त वो शदीद गुस्से में थी। क्यों? इब्तिहाज को अमसाल के गुस्से वाली शक्ल देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो इस वक्त हंस के अपनी मौत का सामान नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं काम कर रही थी। चाहकर भी अमसाल अपना लहजा खुशगवार नहीं रख पा रही थी। आपका तो ऑफ हो गया था ना? इब्तिहाज ने याद करते हुए कहा। ये बात अगर आप अपनी सेक्रेटरी को भी बता देते तो अच्छा होता। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ काम करते हुए और इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि आपके ऑर्डर्स के बगैर इंटर्न्स को काम नहीं दिया जाता। अमसाल काफी गुस्से में बोल रही थी। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कल ही जैब से पूछूंगा इस बारे में। इब्तिहाज मीचनी सी सूरत बनाते हुए बोला था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि नए नॉवेल का फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको नॉवेल पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।